हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्माण एकेडमी। दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा आज आपके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आया हूं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और 15 दिसंबर की तैयारी में आपके रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए ये वीडियो है जिसको आप अंतिम तक देखिएगा। चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपके ऑप्शन हैं न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्यभट्ट या मैक्सवेल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था और इन्होंने ही, आपको याद हो, ऊर्जा संबंधी एक सूत्र भी दिया है E=mc²। तो इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं कार्बन, भारी जल, ठंडा पानी या प्रोटॉन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारी जल। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। D2O यानी ड्यूटीरियम जो है, D2O, यही भारी जल का सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ किया जाता है, यानी स्टोर कहाँ होता है? आपके ऑप्शन हैं यकृत, प्लीहा, यकृत और पेशियाँ या गुर्दा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यकृत और पेशियाँ। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, लेकिन ये शरीर में यकृत और पेशियों में एकत्र होता है और ज़रूरत पड़ने पर शरीर इसकी मदद लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? आपके ऑप्शन हैं फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, सीरम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उपयोग चोट लगने पर रक्त के जमाव में किया जाता है, होता है। और इसमें जो है विटामिन कौन सा प्रयोग होता है? के, वो सहायता करता है। और एंजाइम कौन सा है? प्रोथ्राम्बिन। तो ये भी आप जानते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? आपके ऑप्शन है लीशमानिया, प्लाज्मोडियम या विब्रियो कोमा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है, जबकि इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज़। तो मादा एनाफिलीज़ जो है वो इसका वाहक है और ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो ये दोनों ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्न्याशय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अग्न्याशय। दोस्तों, अग्न्याशय के बीटा सेल से यानी बीटा कोशिका से मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़ नामक बीमारी इंसुलिन की कमी से हो जाती है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप जानते रहिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ज़ैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्यूलोज या कैरोटीन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही गाय के दूध का रंग पीला होता है। भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो वो भी आप जान लीजिए कि कैसीन नामक प्रोटीन के कारण भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है, जबकि गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? आपके ऑप्शन हैं एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एड्रीनल ग्रंथि, यानी अधिविक ग्रंथि जो है इसके कारण रक्तचाप का नियंत्रण होता है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है। और इसे नापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपके ऑप्शन हैं प्राकृतिक चयनवाद, उत्परिवर्तनवाद या आनुवंशिकी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक चयनवाद। और प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत ही डार्विन के द्वारा दिया गया था। और भी ऑप्शन देख लें, वो भी पूछे जाते हैं। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने, जबकि आनुवंशिकी का सिद्धांत मेंडल के द्वारा दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है?
आपके ऑप्शन हैं इकोतंत्र, इकोलॉजी, ऑटोइकोलॉजी, ऑटोइकोलॉजी या सिन इकोलॉजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? आपके ऑप्शन हैं गोलाकार, कुंडलनी आकार, रेखाकार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेखाकार। गुणसूत्रों पे जो जीन होते हैं, इनका क्रम बिल्कुल रेखाकार स्थिति में होता है। यही इस प्रश्न में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर जानते रहिएगा। और जो गुणसूत्र हैं ये वाहक हैं आनुवंशिकता के गुणों के, लक्षणों के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर का कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं टॉन्सिल, यकृत, किडनी या लसिका ऊतक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत। यकृत को शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है और ये शरीर में रोगाणुओं का विनाश करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आपके ऑप्शन हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, जो कि कोशिका का एक हिस्सा है राइबोसोम। और यहाँ और ऑप्शन देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जबकि केंद्रक जो है ये कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है हरा शैवाल, कवक, लाइकेन या जीवाणु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीवाणु। जीवाणु जो कि जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, ये एक कोशिकीय होता है और इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसीलिए इसे पादप भी कहते हैं। आप समझ लीजिए पादप की श्रेणी में आता है और एक कोशिकीय होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन हैं डार्विन, ओपेरिन, मिलर या स्मिथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओपेरिन। ओपेरिन के द्वारा ही जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें जीवन की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये पुस्तक जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पुस्तक किसने लिखी है? ओपेरिन ने, जीवन की उत्पत्ति। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? आपके ऑप्शन हैं प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन या वसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वसा। शरीर में जो ऊर्जा का संचयन होता है, यानी ऊर्जा किस रूप में इकट्ठा होती है, तो वसा यानी फैट के रूप में अधिकतम ऊर्जा इकट्ठा होती है, जबकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन उत्पादित करता है? वो कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि? तो आपके ऑप्शन हैं इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, यह गति नहीं करते, यह सभी जगह उपस्थित होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। तो इसीलिए जीवाणु को पादप यानी पादप की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। और जीवाणु एक कोशिकीय होता है, ये भी आप जानते रहिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमिनो एसिड। शरीर में हमारे 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के रूप में ही उपस्थित होता है। तो प्रोटीन की इकाई यहाँ क्या है? एमिनो एसिड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर इसको जानते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है? आपके ऑप्शन है केचुआ, हाइड्रा, मेढक या मीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रुधिर यानी रक्त तो नहीं होता है, लेकिन उनमें श्वसन होता है। ये मांसभक्षी होते हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो ये हाइड्रा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वृक्क यानी किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यूरेमिया, एनुरिया, यूरोक्रोमिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरेमिया। जब वृक्क का काम क्या है दोस्तों कि वो रक्त की सफाई करता है और जब तक वो काम करता रहता है रक्त में यूरिया की मात्रा कम होती है, यूरिया जो है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वृक्क काम करना बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति में यूरेमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इसी के साथ भी वीडियो समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।